यहाँ पर बोलने का मौका मिल रहा है, हौसला मिल रहा है, उन सभी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ पहले इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इस मंच पर मुझसे किसी को माला नहीं चढ़वाई आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ऊपर माला नहीं चढ़वाई, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद मूल्यवासी संघ का, क्योंकि जिन पर माला चढ़ाते हैं हमारी नजरों में तो वो भी जिंदा है, क्योंकि जिनके विचार जिंदा होते हैं तो वो भी जिंदा होता है। तो बाबा साहब क्या मरे हैं क्या आपकी नजर में? तो बाबा साहब या ज्योतिबा फूले के विचार अगर जीवित हैं तो यानी कि वो भी जीवित हैं। तो आपने एक तो ये अच्छा किया कि उन पर माला नहीं चढ़वाई, दूसरा कि मैं अगर जिंदा ना होता, मुर्दा तो घरों में है, यहां तो जितने हैं सब जिंदा लोग बैठे हैं, तो उन जिंदाओं में मैं भी एक कड़ी हूं आप लोगों के बीच की, तो जिंदा आदमी को माला क्या चढ़ाना। तो अगर अच्छा लगा हो, मैंने ये बात इसलिए कही कि अगर अच्छा लगा हो इस तरह का आयोजन, कोई समय की बर्बादी नहीं, कोई बैच का ड्रामा नहीं, कोई माला नहीं, तो इसी तरह के आयोजन हम सबको भी करने हैं गांव गांव में। ये संदेश होते हैं, भाषण से ज्यादा आचरण और किसी भी कार्यक्रम के अनुशासन से सीखने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझ में आई वो यहाँ का अनुशासन। हर चीज बेहद सिस्टमैटिक तरीके से है। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो जानते होंगे कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने मुख्य अतिथि बनाया या मालाओं से लाद दिया, मुझे पसंद कोई चीज नहीं आएगी तो कहूंगा, लेकिन जो हकीकत है कि मुझे अनुशासन बेहद अच्छा लगा। इसी अनुशासनों के साथ एक बात और है, हम लोग जो तथाकथित एक संगठन का नाम जबरदस्ती प्रचारित करते रहते हैं बेवजह में, मैं नाम लेकर के उस छोटे संगठन का को बड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि बड़ा तो हमारा संगठन है मूल्यवासियों का। तो जो लोग इस बात का रोना रोते रहते हैं, इनको देखो, इनको देखो। मैं ये कहता हूं कि अपने को तो देखो। वो लोग जो सत्ता की ताकत से, सत्ता के घमंड से, सत्ता की तानाशाहियों में आज बड़े बड़े आयोजन कर ले रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स की मदद से, उनकी हैसियत हो कि इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में इस तरह का आयोजन करके दिखाएं। ये जो आयोजन है ये बहुजनों की मेहनत की कमाई से हुआ है। हम आपके छोटे छोटे श्रमदान से, छोटे छोटे आर्थिक दान से हुआ है और वैचारिक प्रतिबद्धता से हुआ है। तो मैं एक और परंपरा टूटी है, पत्रकार हो सकता है, इससे पहले मूल्यवासी संघ के मंच पर पत्रकार मुख्य अतिथि रहा है कभी नहीं, लेकिन मेरी उम्र का नहीं रहा। तो जो हम बार बार ये तोड़ने की बात कर रहे थे उसमें एक और टूटी बात है। मैं हर मन से कहता हूं कि हमें कट्टा समझते ना, कट्टा यानी कि अवैध असलाह, तो मैं हर मन से कहता हूं कि हमें तमंचे को तोप बनाना, वो इस मंच पे किया गया है। आप लोग जो लोग नेशन जनमत को जानते हैं वो तो जानते हैं कि बड़े धुआंधार आदमी, लेकिन जो लोग नेशन जनमत को नहीं जानते वो भी मुझे बड़े गौर से सुन रहे हैं। क्यों? इतनी तारीफ में कसीदे कर दिए गए। यही करना है, यही। मैं देखिए छोटी छोटी बातों में बोलता हूं, सनम नहीं रटाता हूं कि फलाने सन में फलाना हुआ, मौजूदा परिस्थितियों की बात करता हूं। हमें यही करना है कि एक छोटा सा ग्रुप, कोई फतेहपुर से आया, कोई कौशाम्बी से, कोई आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, वहां जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, उन छोटे छोटे ग्रुप में एक व्यक्ति को चुनना है और उसी को तोप की तरह प्रेजेंट करना है। और हम क्या करते हैं, हमारे अगर आस पड़ोस का कोई बच्चा होगा, कोई लड़का काम कर रहा होगा, किसी नेता के साथ फोटो खिंचवा रहा होगा, किसी ब्यूरोक्रेट्स के साथ उठ बैठ रहा होगा, तो हम कहेंगे फर्जी है, वो तो ऐसे ही घूमता रहता है, कोई उसके पास काम धंधा नहीं है, घर का सबसे नालायक लड़का। और मैं कहता हूं कि जो नालायक जिसको आप कह रहे हो वो फुल टाइमर हो सकता है आपके लिए। उस फुल टाइमर की ऊर्जा गलत तरफ जा रही है, उसको अपनी तरफ ले आओ, क्योंकि जो कमाने खाने में लगा हुआ है वो आपके लिए फुल टाइमर का काम नहीं करेगा। वही बच्चा उसको उठा करके तो बना दो और फिर उसी से जो बातें कहलवाओगे वो समाज स्वीकार कर लेगा। तो एक परंपरा ये भी टूटी है। एक अनुरोध और करता हूं कि कोई भी कार्यक्रम किसी भी जिले में हो, उसमें मंच पर, अगर यहां तो संख्या कम रखी गई है,
अनुशासन है कि लिमिटेड वक्ता एकदम फिक्स है कि इतने ही वक्ता रहेंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। जहां पर ये होता है कि भाई मैनेज करना है, 8-10 लोगों को बैठाना है, वहां मंच पर बिना वकील के, गौर से सुनिएगा, आपके सामाजिक आंदोलन की लड़ाई में एडवोकेट सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जब तमाम सारे ब्यूरोक्रेट्स के मुंह लटक जाते हैं, तमाम सारे नेताओं की जबान सूख जाती है, तब एडवोकेट कोर्ट में आपके लिए लड़ाई लड़ता है। इसलिए किसी भी मंच पर पत्रकार, अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रोफेसर यानी कि लेखक ये जरूर होने चाहिए। इस समय आप पूरे देश में निगाह दौड़ा लीजिए, ये जो लड़ाई है संविधान बचाने की, इस लड़ाई को यही लोग लड़ रहे हैं। और वो लोग जिनके किसी ठीक ठाक सर्विस में आते ही आप 1 करोड़ रुपए लेके उनके पीछे भागते हैं कि 1 करोड़ में बिक जाओगे कि 2 करोड़ में बिकोगे, वो लोग केवल ये बहाना बनाते हैं कि क्या करें, सरकारों के हिसाब से चलना पड़ता है। तो लड़ता कौन है? जो लड़ता है उसी को तो मजबूत करेंगे। एक और अनुरोध यह है कि निर्मित करने पर ध्यान देना है। अमूमन बहुजन समाज टैक्स चिपकाता है, टैक्स जैसे तमाम सारे चाइना से आए हुए सस्ते सामानों पर लगाया जाता है टैक्स मेड इन इंडिया, वैसे ही बहुजन समाज निर्मित करने पर कम भरोसा करता है। निर्मित मतलब अच्छे लोग डेवलप करने पर, डेवलप होने के बाद ये देखो मेड इन बहुजन। मैं अनुरोध ये करता हूं कि संस्थान बनाने पर, संवैधानिक चीजों को मजबूत करने पर हम सबको ध्यान देना है। किसी भी बड़े आयोजन के बाद ये प्रण किया जाए कि जहां भी आयोजन होगा वहां एक संस्थान क्या बने। ये जो संस्थानों की ताकत है जिसके दम पर हम लोग आज इन सरकारों से, इन तानाशाहों से लड़ पा रहे हैं, इन्हीं संस्थानों की ताकत है। इसलिए उन पर हम लोगों को काम ज्यादा करना है। इस देश में इस समय एक लड़ाई छिड़ी हुई है। एक जातिवादी कवि हुआ करता था, उसने अपने मन से एक कहानी लिख दी। उस कहानी को कुछ लोगों ने कह दिया कि हमारा धर्म का ग्रंथ है। तो उस धर्म ग्रंथ में आपको गालियां दी जाती रही। तो पहले तो उन्होंने कहा कि भाई संस्कृत देववाणी है, इसको केवल कुछ लोग ही पढ़ेंगे क्योंकि उसी से देवताओं से बात की जाती है, उसी भाषा में। तो चलिए कुछ लोगों ने पढ़ लिया। अब जब धीरे धीरे ये पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जिनको मूल निवासी कहा जाता है, जब मूल निवासियों को समझ में आया, जब उनको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, तो उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा ये तो गाली दी गई है, हमको गाली भरी हुई है। तो जब आपने कहा कि मुझे गाली मत दो, तो उन्होंने कहा हमारी भावनाएं आहत हो गई। मतलब ये प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूं। क्या गाली देना भी धर्म हो सकता है? क्या किसी को गाली देना कि भाई हमको मैं गाली देंगे तो धर्म है? तो जब हम आप किसी भी तर्कवादी ने किसी की धार्मिक भावनाओं को कुछ नहीं कहा, हमने ये कहा कि भाई तुमने हमें गाली क्यों दी, उसी में उनकी भावनाएं आहत होने लगी। तो मैं कहता हूं कि तुम्हारी भावनाओं का ठेका लिए है क्या? तुम कहते हो कि गणेश का वाहन होता है चूहा, तो कल के दिन तुम चूहा मार दवा पे केस कर दो, कह दो हमारी भावनाएं आहत हुई। तुम कहते हो कि बानर का रूप है हनुमान का, तो कल के दिन बंदर घर में कपड़े फाड़ जाए, उसको पत्थर मार दो, तो तुम कह दो हमारी भावनाएं आहत हो गई। तो तुम्हारी भावनाओं का ठेका लिए है क्या? तुम्हारी भावनाएं तो पता नहीं किस किस चीज से आहत हो जाती हैं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर किसी मूल निवासी की भावनाएं इनकी गाली से आहत नहीं होती तो वो मुर्दा है, जिंदा नहीं। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि तुम्हारी इन गालियों से हमारी भावनाएं आहत हुई। तुमने हमारे भाइयों को गालियां सुनाई, इसलिए हमारी भावनाएं आहत हुई है। और ये भावना आहत तुम कैसे डिसाइड करोगे कि किस बात से भावना आहत होती है कि नहीं होती है? साफ साफ गालियां लिख करके तुम हमसे कहते हो कि इसको धर्म मानो। क्या हमारी पिछड़े दलितों की, अल्पसंख्यकों की इस देश में कोई भावनाएं नहीं होती है? हमारी माताओं बहनों को गालियां सुनाते हो, कहते हो कि इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। गीता प्रेस वाले कह रहे हैं कि ताड़ना का मतलब होता है शिक्षा। तो मैं कहता हूं कि इस देश के
अगर पिछली जनगणना के आंकड़े देखें तो इस देश में ताड़ने में सबसे आगे ब्राह्मण है, मतलब शिक्षा में। बुरा नहीं लगना चाहिए तुमको। अगर हम इसी तरीके से उस श्लोक को बदल दें कि क्षत्रिय ब्राह्मण चुटियाधारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो बुरा नहीं लगना चाहिए। ताड़न का मतलब शिक्षा है। तो तुम हमको क्यों शिक्षा देना चाहते हो ताड़न लिख करके? तुम खुद शिक्षा देना ताड़न लिख करके उसमें।